यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक अक्टूबर में हुई इस मीटिंग की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कई अधिकारियों को नहीं थी। मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि सरकार की सामान्य प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। कई अधिकारियों ने ना इसके बारे में जानकारी दी गई और ना कोई आधिकारिक मंजूरी ली गई। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने इस मीटिंग के बाद प्लान 28 तैयार किया है। प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपना लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। इसमें पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका शामिल है। इसके साथ ही यूक्रेन मात्र 6 लाख जवानों वाली सेना ही रख सकेगा। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की मेरे इस पीस प्लान को स्वीकार करेंगे। ट्रंप ने 27 नवंबर तक जेलेंस्की को प्लान पर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही उन्होंने खुली धमकी भी दी है कि अगर इससे इनकार किया तो रूसी सेना कीव पर कब्जा करेगी। इस बीच खबर है कि रूस ने अमेरिकी प्लान का समर्थन कर दिया है। तो इस सीक्रेट मीटिंग का मतलब क्या है? जेलेंस्की को एकदम साइडलाइन अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। I would like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. So then he can continue to fight his little heart out. ट्रंप सख्ती कर रहे हैं। ट्रंप जेलेंस्की पर दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन क्या उनका ये दबाव कामयाब हो पाएगा? इससे पहले भी बहुत कोशिशें ट्रंप की तरफ से की गई हैं। इस बार हर्षवर्धन जी कामयाब हो पाएंगे ट्रंप अपनी इस कोशिश में? नहीं, देखिए, ट्रंप की मुश्किल ये है कि वो खुद नहीं जानते हैं कि किसी रास्ते से चलते हुए कहां पहुंचना है। असली संकट समझिए, जब अलास्का में दोनों जो ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी और उसके बाद ओवल ऑफिस में यूरोपीय यूनियन के सारे देशों के प्रमुख थे, जब उस वक्त की बात हुई तो लगभग चीजें क्लियर थी। फिर कहां मामला अटक गया, उसके बाद क्यों अचानक ट्रंप धमकी वाले अंदाज में आ गए? मुझे लगता है कि एक बार जरा गंभीरता से ट्रंप को सोचना चाहिए कि क्या वो सचमुच किसी मध्यस्थ की भूमिका के लिए खुद को तैयार पाते हैं, और अगर नहीं तैयार पाते तो उसके लिए अमेरिका में ही कोई और व्यक्ति हो सकता है, किसी और को ये काम वो कर सकते हैं और अंत में उसका श्रेय ले सकते हैं, जैसे वो समय समय पर श्रेय लेते रहते हैं कि इतने युद्ध हमने रुकवाए। अच्छा, अब तो इस बार का नोबेल हो गया, अगली बार वाले नॉमिनेशन तक देखा जाएगा। असली संकट यही है, और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने जेलेंस्की के साथ किया वो तो गजब है। उसको ओवल ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया, फिर कहा हम तुमको पैसा नहीं देंगे, पैसा यूरोपीय यूनियन से लो, फिर कहा अच्छा मिसाइल दे देंगे, फिर कहा क्यों दे देंगे, फिर कहा तुम अपना हिस्सा छोड़ दो, नहीं तो वो तो पूरा ही तुमको खा जाएगा रूस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मध्यस्थ की अपनी भूमिका में फिट नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं, असली मुश्किल रशिया यूक्रेन युद्ध की है ये इनको भी समझना चाहिए। जेलेंस्की बहुत हद तक समझ गए हैं, और ये प्रक्रिया बढ़ाने के लिए दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को भी इसमें शामिल होना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं। जेलेंस्की को टेंशन दे रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, सख्ती दिखा रहे हैं, धमकी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो रवैया ट्रंप का है, समीर जी, कामयाब हो पाएगा? जेलेंस्की पर काम करेगा ये दबाव कि आप 6 लाख तक की आप रखिए वरना हम कीव पर हमला कर देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अब जेलेंस्की के पास बहुत ज़्यादा कोई विकल्प बचा नहीं है। 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने कि उस पर आप निर्णय लीजिए। और जेलेंस्की ने जिस तरीके से अपने देश के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि हम जमीन और ज़मीर दोनों खोने की कगार पर पहुंच गए, तो मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि अब स्थिति बहुत मुश्किल है जेलेंस्की के लिए। वो ऐसे दोहराए पर खड़े हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से रास्ता कैसे निकलेगा। और खबर ये भी आ रही है कि जेलेंस्की ने भी लगभग सहमति बना ली है, क्योंकि जेलेंस्की इस बात को जानते हैं कि रूस से वो अगर जो लड़ रहे हैं, अमेरिका अगर नाराज हो गया 27 तारीख के बाद समर्थन नहीं करेगा, तो अमेरिका को भी वो खोना नहीं चाहते। और अब जेलेंस्की बहुत ज़्यादा थक गए। लेकिन अगर जेलेंस्की इस पीस प्रपोजल को मान लेते हैं कि जिसमें 20 से 22% की जमीन अगर चली जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इसके बाद वो देश के अंदर कैसे बने रहेंगे। चुनाव करवाना पड़ेगा युद्ध रुकने के बाद, जनता के बीच वो कैसे जाएंगे? जनता कहेगी कि जब आपको 20 से 22% जमीन देनी थी तो इतने साल आपने तबाही देश में लड़े, क्यों आपने अमेरिका की बात मानी? और किसी भी देश के नागरिक की अपनी जमीन के प्रति बहुत होता है, 1 इंच जमीन अपना कोई देश का नागरिक छोड़ना नहीं चाहता। अगर जेलेंस्की इसके साथ समर्थन में जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि जेलेंस्की के लिए वहां पर बने रहना, अपने देश में यूक्रेन में बने रहना भी बहुत मुश्किल होगा। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अब उनके पास कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है जिस तरीके से ट्रंप ने उनकी घेराबंदी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका का कोई विदेश विभाग शामिल नहीं था। ट्रंप के जो बहुत करीबी विशेष दूत थे विटकॉफ, वो शामिल थे, ट्रंप का दामाद शामिल था, और रशिया के एक सोवियत बॉन्ड के जो प्रमुख है वो शामिल थे। इन तीनों ने मिलकर इस डील को फाइनल किया है।
अपने अधिकारी को जो प्रोटोकॉल है अमेरिका ने उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि दो देशों के बीच में शांति समझौता रोकने के लिए या बातचीत के लिए पूरी तरीके से आपने अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने जो अधिकारी डेप्यूट करते हैं उन सबको नजरअंदाज करके अपने घर के लोगों को, अपने नियुक्त किए लोगों को दिया। मुझे लग रहा है एक गलत परिपाटी ट्रंप ने शुरू करी है और इसी का नाराजगी अमेरिका के अंदर है कि भाई इतना बड़ा मामला आप पूरे देश के बड़े लोगों से बिना सलाह लिए फाइनल कर रहे हो और आप फिर सार्वजनिक कर रहे हो। नहीं, तो मुझे लग रहा है इसका भी ट्रंप को नुकसान उठाना इसमें तो पड़ेगा। ये भी लग रहा है ना कि जेलेंस्की का क्या भाई, वो तो यूज एंड थ्रो वाले हो गया ना उनके साथ, के पहले आपने इस्तेमाल किया भरपूर और उसके बाद अब आपके काम के नहीं है तो आप उन्हीं पर दबाव बना रहे हैं कि ये करिए वरना फिर हम आप पर हमला कर देंगे। जेलेंस्की को मैं बहुत ब्रेव हार्ट मानता हूं कि एक ऐसा देश जो कि टिकता नहीं था रशिया के सामने, उसने पिछले कितने सालों से जो है वो रशिया को रोक के रखा है। अब रूस के सामने जो है जेलेंस्की जो है वो अपनी पूरी कोशिशें कर चुके हैं। अगर ये इसमें हार होती है तो वो नेटो की हार होगी, जो कि यूक्रेन में सारी कोशिशों के बावजूद रूस को रोक नहीं पाया है। अगर ये जो नेटो है वो इस वक्त नहीं रोक पाया है और अमेरिका ने इस तरह का रुख अपनाया है, तो क्या गारंटी है कि अगर रूस जो है किसी भी यूरोपियन देश पर हमला करता है जिसके बॉर्डर्स उनके साथ हैं, तो क्या नेटो फिर एक बार अमेरिका की तरफ देखेगा और अमेरिका फिर एक बार कहेगा कि अपनी ज़मीन दे दे? तो ये जो है नेटो की बहुत ही बड़ी नाकामी होगी अगर जेलेंस्की को इसके लिए दबाव में बनाया जाता है। और मैं जेलेंस्की का सही मानता हूं कि उन्होंने अपने देश के लिए एक कॉमेडियन होते हुए, वो कोई ऐसे नहीं थे जो कोई जनरल से बने हुए कोई राष्ट्रपति हो या राष्ट्राध्यक्ष हों, उन्होंने एक कॉमेडियन होते हुए इतना ब्रेव फेस दिखाया। वो रूस के साथ लड़ गए और उनके देश ने जिस तरह की लड़ाई रूस के सामने लड़ी है, ये अपने आप में एग्जाम्पल है।